नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर बीजेपी ने सोमवार को एक स्टिंग जारी किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम कुलविंदर मारवाह है। पार्टी ने कहा कि कुलविंदर मारवाह सीबीआई के द्वारा आबकारी नीति के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आरोपी बनाए गए सनी मारवाह के पिता हैं। वीडियो में कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि आबकारी नीति में 80% प्रॉफिट है। 1 रुपये के माल में 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। वीडियो के मुताबिक कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि 20 पैसे का माल लेकर आप आगे जितने मर्जी का बेचो, हमें इतने फिक्स पैसे दे दो। वीडियो में कुलविंदर मारवाह बताया जा रहा शख्स ये भी कहता है कि हमसे तो इसने 253 करोड़ ले लिए, जितनी मर्जी दुकानें करो, जो मर्जी करो। वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा दूसरा शख्स कुलविंदर मारवाह से पूछता है क्या 253 करोड़ एक आदमी से लिया गया। इस पर कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि 253 करोड़ 1 साल का तो हमारा है और बाकी लोगों से तो 500 करोड़ रुपए लिए गए। हमारा तो सबसे कम इसलिए है क्योंकि हमने सबसे कम कीमत वाला टेंडर भरा था और ये कच्ची कॉलोनी का टेंडर था। इस दौरान सामने बैठा शख्स पूछता है कि क्या पहले इतनी कमाई होती थी। इस पर जिस शख्स को कुलविंदर मारवाह बताया जा रहा है वो कहते हैं कि पहले 20 पैसे का सामान होता था, 70 पैसे सरकार लेती थी और 10 पैसे हमें मिलते थे। अब सरकार ने ये कर दिया है कि 20 पैसे का माल लो, जो मर्जी करो, आप हमें फिक्स कितना दोगे। आगे वो शख्स कहता है कि आपको दुकान खोलनी है तो आप हमें महीने का 10 लाख रुपए दे दो और बाकी आपकी मर्जी, जो करो, जो मर्जी बेचो। बीजेपी की ओर से जारी स्टिंग में शख्स कहता है कि जो बड़ी गलती इस मामले में हुई है वो ये है कि जिस वक्त ठेके मिल रहे थे, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थीं, उनको भी ठेके दे दिए गए और इस बात को न्यूज़ वाले भी बोल रहे हैं। वो शख्स कहता है कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ में छूटा और 150 करोड़ वाले को दे दिया गया और ये कह दिया गया कि 250 करोड़ वाला ब्लैक लिस्टेड है। सामने बैठा शख्स पूछता है कि उन्होंने बिचौलियों को ही कमीशन दिया होगा। इस पर कुलविंदर मारवाह कहते हैं कि हम बिचौलियों को क्यों देंगे, हमारा जो सेटल हो गया 6% और 6% को आसान काम मत समझो। वो सवाल उठाता है कि एक कंपनी का कमीशन 2% से 12% किया गया, ये कैसे हो गया। आगे वो कहता है कि उनका एक शब्द भी उनकी जान के लिए मुसीबत बन सकता है और वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते। ये अंडर टेबल की बात है, हो जाएगा तो ठीक है। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह के इस वीडियो ने केजरीवाल और सिसोदिया के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दोनों ने शराब माफियाओं और बिचौलियों से कितना काला धन इकट्ठा किया होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति लेकर आए और जो इस शराब नीति के अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए और उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई के एक लीगल अफसर जितेंद्र कुमार ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी और वो उनके खिलाफ सीबीआई के द्वारा दर्ज किए गए मामले के कानूनी पहलुओं को देख रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वाले सीबीआई अफसर पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो उनके खिलाफ गलत तरह से केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए कानूनी मंजूरी दें। सिसोदिया ने कहा कि आत्महत्या करने वाले अफसर इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे और इस वजह से बहुत दबाव में थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। डिप्टी सीएम ने कहा यह बहुत दुखद घटना है कि एक सीबीआई अफसर को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा सीबीआई अधिकारी की आत्महत्या से संबंधित लगाए गए आरोपों को सीबीआई ने खारिज कर दिया। एक बयान जारी करते हुए सीबीआई ने कहा यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे अधिकारी जितेंद्र कुमार किसी भी तरह से केस की जांच से जुड़े नहीं थे। आबकारी नीति वाले केस में जांच चल रही है। अब तक किसी को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया का शरारती और भ्रामक बयान दिल्ली आबकारी नीति मामले में चल रही जाँच से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच में गलती हुई और सोशल मीडिया पर ट्रोलर उनके खिलाफ टूट पड़े। कोई उन्हें देशद्रोही तो कोई अलगाववादी खालिस्तान से जोड़कर खिंचाई करने लगा। ट्रोल तो ट्रोल, विकिपीडिया जैसी ओपन सोर्स वेबसाइट पर भी उनके खिलाफ खालिस्तान से जोड़ने वाली गलत जानकारी डाल दी गई। हालांकि विकिपीडिया संपादकों द्वारा इन बदलावों को 15 मिनट के भीतर पहले की तरह कर दिया गया। अब इस गलत जानकारी डालने के मामले में भारत सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने कहा है कि ऐसी गलत सूचना डालने से अर्शदीप और उनके परिवार पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऐसी जानकारी से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। बता दें, भारत बनाम पाकिस्तान
पाकिस्तान मैच में अर्शदीप से कैच छूट गया था और बाद में भारत हार गया। इसके बाद अर्शदीप निशाने पर आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हार की वजह केवल अर्शदीप रहे, उन्होंने तो आखिरी ओवर में पाकिस्तानी टीम का विकेट भी चटकाया और रन भी रोके। हार के लिए ऋषभ पंत समेत कई बल्लेबाजों को विकेट फेंकने वाले शॉट और गेंदबाजी भी जिम्मेदार रही, लेकिन निशाना केवल अर्शदीप बने। अरबपति नादिर गोदरेज ने कहा है कि हमें देश को बांटना बंद करना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में कुछ करने के लिए सरकार और उसके साथ ही उद्योग जगत से और अधिक करने का आग्रह किया। गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी नादिर गोदरेज की प्रतिक्रिया तब आई है जब आरोप लगते रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और देश को बांटने की कोशिश हो रही है। गोदरेज की यह टिप्पणी इस सप्ताह की शुरुआत में एक किताब के विमोचन के मौके पर आई। उन्होंने पीटीआई से कहा कि हम आर्थिक मोर्चे पर अच्छा कर रहे हैं और कल्याणकारी उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन देश को एक करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वो और अधिक अभिव्यक्ति की आज़ादी देखना चाहेंगे, जहां राज्य के ताकतवर हाथ नहीं पहुंच पाएं और विरोध करने वाली आवाज़ों को कुचला ना जा सके। बता दें, जैसी टिप्पणी गोदरेज ने की है वैसी टिप्पणियां उद्योगपतियों में दुर्लभ मानी जाती हैं। हालांकि इससे पहले दिवंगत राहुल बजाज ने भी 2019 में ऐसी टिप्पणी की थी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। इस दौरान विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। झामुमो के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के किसी भी विधायक ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष यानी बीजेपी ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है। आज हम सदन में अपनी ताकत दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से यूपीए गठबंधन की सरकार ने शपथ ली है, बीजेपी को विपक्ष की कुर्सियां चुभ रही हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं। सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में विकास ना करके देश के आधे राज्यों के साथ गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये आए दिन खरीद फरोख्त करते हैं। सोरेन ने कहा कि हमने बाजार से कपड़े, राशन, सब्जी, तरकारी खरीदते सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात बीजेपी की ओर से आती रही है। ये व्यापारियों की जमात ने देश को अस्त व्यस्त कर रखा है। इसलिए जब ये राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते तो गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। झारखंड में विश्वास मत साबित करने को लेकर बीजेपी ने सोरेन सरकार पर पलटवार किया। भाजपा के नीलकंठ मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों का मानना है कि सरकार डरी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष, न्यायपालिका या राज्यपाल में से किसी ने भी विश्वास मत की मांग नहीं की, फिर ये डर क्यों? उन्होंने कहा कि प्रस्ताव दिखाता है कि सरकार को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता देख रही है। विपक्षी एकता की कोशिशों के मद्देनजर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार 5 सितंबर यानी आज दिल्ली आ रहे हैं। उनका ये 3 दिन का दौरा विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने जा रहा है। नीतीश अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सारे संशय दूर करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने रविवार को बैठक में कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एनडीए में वापस जाना एक बड़ी गलती थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में पोषण आहार वितरण से जुड़े एक कथित बड़े घोटाले में चौतरफा घिर गए हैं। प्रतिपक्ष ने सिंह पर जोरदार हमला बोला है। घोटाला उजागर होने के बाद पार्टी में उनके विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 1.35 करोड़ लाभार्थियों को 2,393 करोड़ रुपए का पोषण आहार बांटा है। एमपी के ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी दूर करने के उद्देश्य से पोषण आहार योजना के तहत बांटा जाने वाला टेक होम राशन बड़ी मात्रा में कागजों में बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी में जमकर गड़बड़ियां की गई हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के नंबरों को ट्रक बताकर 6 राशन बनाने वाली फर्मों से 6.94 करोड़ का 1125.64 मीट्रिक टन राशन का ट्रांसपोर्टेशन किया। डेटाबेस मिलाने के कागजों पर लिखे गए नंबर बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के निकले हैं। जांच में सामने आया है कि विभाग ने स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं की संख्या का बिना बेसलाइन सर्वे कर ही राशन बांट दिया।
इंतहा ये रही कि विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग की 9000 किशोरियों की संख्या को न मानते हुए बिना सर्वे के 36 लाख से ज़्यादा संख्या मान ली। यही नहीं, 2018 से 21 के बीच 48 आंगनबाड़ियों में रजिस्टर किशोरियों की संख्या से ज़्यादा को 111 करोड़ का राशन कागज़ों पर ही बांट दिया गया। सत्य हिंदी के भोपाल से रिपोर्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण के रिकॉर्ड में भी भारी अनियमितताएं मिली हैं। लिज ट्रस को सोमवार को गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने की पूरी उम्मीद है। ब्रिटेन की सत्तासीन कंजर्वेटिव पार्टी 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद आज तय कर लेगी कि संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका नेता और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम पद की इस रेस में आखिर तक सिर्फ 2 ही चेहरे बचे, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और मौजूदा विदेश मंत्री लिज ट्रस। ब्रिटेन में अब तक हुए सर्वे में सामने आया है कि लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। उन्हें ऋषि सुनक के खिलाफ अच्छी खासी बढ़त मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।